छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्यों के अंदर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर प्रमुख रूप से ये पठार फैला हुआ है। इस पठार के अंदर से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी इस पठार को कितने भाग में बांटती है? दो भाग में। उत्तर वाला भाग हजारीबाग पठार, दक्षिण का पठार रांची का पठार। ठीक है। और रांची से अपने छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था कि छोटा नागपुर पठार के अंदर खनिजों का भंडार पाया जाता है। और प्रमुख रूप से कौन सा कोयला पाया जाता है? महानदी बेसिन के अंदर है तो बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा जो बिटुमिन्स कोयले के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो जर्मनी का रूहर नदी घाटी क्षेत्र है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बिटुमिन्स कोयला है वो छोटा नागपुर पठार में है। इसलिए भारत का रूहर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार का जो महानदी और बेसिन का जो क्षेत्र है उसे भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है। ये लिख लिया था ना? इससे आगे कुछ लिखा है? लिखो फिर आगे। देखो छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित द्वीपीय स्थलाकृति, देखने में द्वीप जैसे लगते हैं, ग्रेनाइट चट्टान से बने हुए हैं, पाट कहलाती है। पाट कहलाती है। छोटा नागपुर पठार के अंदर ग्रेनाइट चट्टान से बने द्वीप जैसे ही जो आकृति है वो क्या कहलाती है? पाट। इसे पाटलैंड के नाम से भी जानते हैं या पाट स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। कैसे होती है? जैसे ये एक भाग है, फिर ये भाग नीचा है, फिर ये वापस से क्या है, एक ऊंचा भाग आ गया। इस प्रकार से क्या है, ये जो भाग बन रहे हैं ये पाट है। इन्हें छोटा नागपुर पठार में क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पाट स्थलाकृति कौन से पठार की विशेषता है? छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके बाद। एटलस में हम देख लेते हैं कि क्या इस पठारी क्षेत्र से एक नदी गुजरती है। नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। क्या इसके पास स्वर्ण रेखा नदी दिखाई दे रही है? मिल गई ना स्वर्ण रेखा? रांची के पठार से आ रही है एक नदी। इस मैप के अंदर यहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है इसके पास से देखें तो रांची के पठार की ओर एक नदी है जो आ रही है रांची के पठार की ओर से पश्चिम बंगाल की ओर जा रही है। ये नदी रांची के पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर कुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये बात लिखी तो नहीं हमने? तो लिख देते हैं। रांची पठार में, रांची पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर कुंडरू जलप्रपात स्थित है। रांची पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर कुंडरू जलप्रपात स्थित है।
और छोटा नागपुर जो पठार है, इस छोटा नागपुर पठार के अंदर एक चोटी भी दिखा रखी है। कौन सी चोटी है? ये लिख ली थी मेरे हिसाब से ना, पार्श्वनाथ लिख ली थी ना। ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने एक और पठार कंप्लीट हो गया, छोटा नागपुर का पठार। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, हालांकि मेघालय का पठार वैसे हम पढ़ चुके हैं। बना लो, देखो। अगला पठार लिख लेते हैं भाई, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य के अंदर है। प्राचीन चट्टानों से निर्मित है ये। मेघालय राज्य में स्थित प्राचीन चट्टानों से निर्मित। इसमें जो प्रमुख रूप से जो चट्टान पाई जाती है वो धारवाड़ समूह के, जो धारवाड़ समूह होती है उसकी चट्टान पाई जाती है। और जो धारवाड़ समूह की जो चट्टान होती है उसमें धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। तो लिखेंगे हम इसमें कि यहाँ धारवाड़ समूह की चट्टानों में धात्विक खनिजों की प्रधानता। और इस पठारी क्षेत्र के अंदर 3-4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। यह गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियां स्थित है। और लास्ट बात हम लिखते हैं सर्वोच्च चोटी। नोक्रेक, जो एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, जो एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। और मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार से किससे अलग हुआ है? मालदा गैप से।
ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूं, तो बार बार लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। अब हम एक पठार देखते हैं, दंडकारण्य पठार। तेलंगाना से थोड़ा सा ऊपर और छत्तीसगढ़ में नीचे की ओर, यहाँ पर ये वाला भाग है, ये दंडकारण्य पठार है, ये वाला भाग। ये नोट कर लिया सभी ने? यहाँ क्या है, यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। लिख दो। अगला पठार पढ़ते हैं, दंडकारण्य पठार। सबसे पहले दंडकारण्य पठार में हम बात कर लेते हैं कि इस पठार का जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो बिल्कुल मैप में स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि यह जो पठार है ये छत्तीसगढ़ के अंदर, कुछ भाग है जो तेलंगाना के अंदर भी है, कुछ भाग इसका उड़ीसा के अंदर भी है, कुछ भाग देखें इसका तो महाराष्ट्र वाले भाग में भी आ जाता है। तो हम लिखते हैं विस्तार, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस पठार के अंदर हम एक नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है, क्या नाम है इस नदी का, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी गुजर रही है, इंद्रावती नदी गुजर रही है। तो लिख देंगे मुख्य नदी, इंद्रावती नदी। ये जो दंडकारण्य पठार है ये उबड़ खाबड़ है, और जो जगह उबड़ खाबड़ होती है ना वो कम उपजाऊ होती है। तो लिखेंगे यह पठारी भाग उबड़ खाबड़ होने के कारण, यह पठारी भाग उबड़ खाबड़ होने के कारण कम उपजाऊ है।
यह पठारी भाग ओबड़ खाबड़ होने के कारण कम उपजाऊ है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बस्तर, इस पठारी क्षेत्र के अंदर। और जो बस्तर स्थान है, इस बस्तर स्थान के अंदर यहाँ पर जो खान है उसमें टिन धातु प्राप्त की जाती है। बस्तर का नाम है, इसमें मिल नहीं रहा, कहाँ है बस्तर। चलो अपने बाद में देखेंगे, एक बार लिख लेते हैं। इस वाले भाग में दे रखा है क्या? ये दे रखा है ना, बस इससे थोड़ा सा नीचे प्राकृतिक वाले मैप में दे रखा है बस्तर का पठार। इसके अंदर तीन धातु के भंडार है, वो पाए जाते हैं, और ये राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। तो लिख देते हैं, यहाँ स्थित बस्तर क्षेत्र में, ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तीन धातु के, तीन धातु के भंडार पाए जाते हैं, तीन धातु के भंडार पाए जाते हैं। तो ये बात हमें दंडकारण्य पठार में याद रखनी है। अगला पठार हम पढ़ लेते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की आकृति की बात करें तो आकृति है त्रिभुजाकार। निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से। और जहां ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है, वहां बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसे बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट का निर्माण होता है। और बेसाल्ट का जब विखंडन होता है, तब काली मृदा का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है।
तो इस क्षेत्र के अंदर काली मृदा का विस्तार है, और जहां काली मृदा का विस्तार पाया जाता है वहां कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो उसी के साथ हम एक बात और लिख देते हैं कि ये जो क्षेत्र है काली मृदा वाला, यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से की जाती है, ये नोट कर दीजिए। अब अपने इस पठार को देखें तो इस पठार के अंदर जहां महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ये देखो महाराष्ट्र, इसमें एक नदी बह रही है, ये नदी है गोदावरी। तो गोदावरी इस पठार की मुख्य नदी है, तो लिखेंगे मुख्य नदी। गोदावरी। अगर हमसे ऐसे पूछ ले कि महाराष्ट्र के पठार की मुख्य नदी कौन सी है, तो भी गोदावरी। अब हम इस पठार को बांट लेते हैं 3 भाग में, तो लिखेंगे दक्कन के पठार को, दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, या बांटा जा सकता है। कौन से हैं 3 भाग? एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एक तो बोलते हैं हम महाराष्ट्र का पठार, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुख्य जो दक्कन का पठार का भाग है वो यही है। दूसरा है इसमें कर्नाटक का पठार, दूसरा पठार है कर्नाटक का पठार, और एक इसके अंदर जो भाग है वो है आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार। तीसरा हम लिख देते हैं आंध्रा का पठार। ये नोट कर दो। अब इनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र का पठार। तो अगर हमसे पूछ ले कि महाराष्ट्र के पठार की मुख्य नदी, तो भी कौन सी नदी? गोदावरी। और मृदा तो काली, और काली मृदा में खेती कपास की। तो ये बात तो वापिस सारी की सारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जो बात रिपीट हो रही है वो बात हम नहीं लिखेंगे, जो बात रिपीट नहीं हो रही है इसके अंदर और क्या कुछ पाया जाता है उन पे अपने बात इसमें कर ले। ये बना लिया सभी ने क्या? नोट कर लिया सारा? तो सबसे पहले महाराष्ट्र का पठार अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम एक पठार बना लेते हैं यहाँ पर।
ये वाला जो इस प्रकार से भाग है, यहाँ वाला भाग है, इसमें ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये तो है महाराष्ट्र वाला, और ये वाला जो भाग है ये है कर्नाटक पठार, और ये वाला जो भाग है ये है आंध्रा का पठार। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी सभी के। और इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोल देते हैं। और हम इसमें पढ़ रहे हैं 1 नंबर पे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। तो इसमें मुख्य नदी लिख देते हैं, तो मुख्य नदी यहाँ पर गोदावरी ही है, तो लिखेंगे मुख्य नदी गोदावरी। क्योंकि ज्यादा एरिया के अंदर जो पठार फैला हुआ है वो महाराष्ट्र का पठार ही फैला हुआ है। मृदा काली है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, वो बात हम पढ़ चुके हैं। लगभग सारे भाग में इसी प्रकार का सिस्टम है। जो अलग जो बात है वो हम इसमें नोट कर लेते हैं कि महाराष्ट्र पठार के भाग महाराष्ट्र पठार के भाग, तो भाई महाराष्ट्र पठार के भाग की अब बात करें तो हम एक बात तो लिखते हैं इसमें, अजंता श्रेणी। देख लो एटलस में अजंता श्रेणी कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इस मैप के अंदर देखोगे तो सबसे ऊपर अपने को ये यहाँ वाला जो भाग है यहाँ पर अजंता श्रेणी अपने को मिल जाएगी। दूसरी इसमें हम देखते हैं कि जहां से गोदावरी नदी बह रही है, ये जो भाग है अजंता के दक्षिण वाला जो भाग है इसे बोलते हैं गोदावरी बेसिन। तो दूसरा इसका भाग कौन सा है, गोदावरी बेसिन, जहां से गोदावरी नदी बह रही है। तीसरे भाग की अपने इसमें बात करें तो तीसरा भाग है इसमें महादेव उच्च भूमि के नाम से अपने जानते हैं। महादेव कहां चला गया भाई, महादेव श्रेणी भी तो है इसमें, हरिश्चंद्र है, अजंता है, ग्वालीगढ़ है, इसमें तो नहीं दे रखी ना। पीछे वाले में देखिए ये रही, हाँ ऊपर वाले मैप के अंदर जो मध्य प्रदेश वाला मैप है ना उसमें हमें मिल जाएगी महादेव श्रेणी, मिलेगी सभी को, ठीक है। बैतूल जो पठार है इसके उत्तर में एक इसमें श्रेणी आ जाएगी महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी या महादेव उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। फिर हम इसमें देखें तो बालाघाट श्रेणी है, बालाघाट श्रेणी के नीचे एक बड़ी नदी बह रही है, इस नदी का नाम है भीमा। देखो एक भीमा नदी बह रही है, तो एक है भीमा नदी बेसिन, भीमा नदी बेसिन, भीमा नदी बेसिन। एक इसमें हम देखते हैं बालाघाट क्षेत्र, देखो बालाघाट, ये देखो बालाघाट, हरिश्चंद्र और बालाघाट मिल गया ना।
हरिश्चंद्र बालाघाट क्षेत्र, तो इसमें लिख देते हैं हम 5 नंबर पे हरिश्चंद्र बालाघाट उच्च भूमि, हरिश्चंद्र बालाघाट उच्च भूमि। और एक इसमें पूर्व के अंदर दिखा रखा है सतमाला उच्च भूमि। बस, तो ये 6 भाग है इसके, सतमाला उच्च भूमि। ये सिर्फ हमें नाम थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये हो गया अपना महाराष्ट्र का पठार कंप्लीट। महाराष्ट्र के पठार के बाद हम इसमें देख लेते हैं कर्नाटक का पठार। टाइम तो नहीं हुआ अभी, कितने मिनट बाकी है? लिखो कर्नाटक का पठार, ये बना लिया इधर वाला। तो मैप में हमने अभी बनाया था कर्नाटक का पठार। तो सबसे पहले कर्नाटक के पठार के विस्तार की बात करेंगे सबसे पहले। तो विस्तार कौन से राज्य के अंदर है? एक तो कर्नाटक, और थोड़ा सा जो विस्तार पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। अब इस पठार को हम थोड़ा सा वापस बना लेते हैं। इस पठार को अगर आप देखो तो यहां पर लिखा हुआ है कर्नाटक का पठार, मिल गया सभी को। इधर लिखा हुआ है बेंगलुरु का पठार, इस साइड में है बाबा बुदन पहाड़ियां, बाबा बुदन पहाड़ियां। तो अब इसे हम बनाएंगे इस प्रकार से, अपने एक पठारी भाग बना लेते हैं। ये पठार है कर्नाटक का पठार, और इस कर्नाटक के पठार को हम 3 भागों के अंदर प्रमुख रूप से बांटेंगे। एक तो क्षेत्र जिसे हम मलनाड के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग है, इसे हम 1 नंबर देते हैं। इस 1 नंबर का नाम हम लिख देते हैं यहां पर मलनाड। दूसरा जो भाग हम इसमें बांटते हैं उसे हम नाम देंगे, जो दक्षिण वाला भाग है नीलगिरी से उत्तर वाला, जहां मैसूर और ये नाम लिखे हुए, जहां मैसूर लिखा हुआ है ना, ये मैसूर लिखा है इसके अंदर, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम बोल सकते हैं मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। और मैसूर का, जहां मैसूर लिखा हुआ है, उस मैसूर से इधर वाला जो भाग है वहां क्या लिखा है? बेंगलुरु पठार। या 3 नंबर इसमें लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 3 नंबर पे बेंगलुरु पठार। तो 3 भागों के अंदर बांटा जाता है कर्नाटक के पठार को।
अब मलनाड क्या है, सबसे पहले मलनाड की बात करते हैं। एक नंबर पे हम पढ़ेंगे मलनाड क्षेत्र है इसके बारे में। तो कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी घाट के पास वाला जो भाग है, यहां पर एक घाट है, इस घाट का नाम क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से संलग्न जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मलनाड क्षेत्र कहलाता है। तो लिखेंगे कर्नाटक पठार का, कर्नाटक पठार का पश्चिमी घाट से संलग्न क्षेत्र जो पर्वत व पठार से युक्त है, जो पर्वत व पठार से युक्त है, मलनाड प्रदेश कहलाता है। मलनाड प्रदेश कहलाता है। दूसरा भाग इसका हम लिखते हैं, एक इस कर्नाटक के पठार में हम नदी भी देख लेते हैं। देखो कर्नाटक के पठार से कौन कौन सी नदियां निकल रही है। एक तो कावेरी नदी भी है, बिल्कुल सही है। और और कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है? कोई नदी दिखा रखी है जो पश्चिम की ओर आ रही है? कावेरी तो पूर्व की ओर जा रही है। अमरावती नदी भी है एक। चलो इसमें दिखा तो नहीं रखी हुई। लिखिए प्रमुख नदी, कर्नाटक पठार की प्रमुख है नदी। कौन सी है मुख्य नदी? अगर सीधी अपने से पूछ ले तो कावेरी है क्या? कावेरी नदी। कावेरी तो दिखा रखी है, लेकिन इसमें शरावती नदी नहीं दिखा रखी ना। शरावती नदी नहीं दिखा रखी। चलो नदियों के अंदर उसकी बात कर लेंगे बड़े। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करें तो एक भाग रह गया इसमें, आंध्र, आंध्रा का पठार रह गया ना। आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार है। आंध्रा का पठार तेलंगाना का पठार भी कहलाता है। तो दो बातें लिखनी है, इसमें लिख देते हैं।
तेलंगाना का पठार एटलस में दे रखा है, देख लीजिए। तेलंगाना का जहां पठार है, इस पठार से एक नदी गुजर रही है। इस नदी का नाम क्या है? कोई बात नहीं, 1 मिनट सर, लास्ट, नहीं तो कल 10 मिनट लगानी पड़ेगी। जैसे ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार है, और इस पठार से देखो एक इस प्रकार से एक नदी गुजर रही है। इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है भाई? तो ये नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी। और इस कृष्णा नदी से, इस कृष्णा नदी से दक्षिण का जो भाग है, इसे बोलते हैं आंध्रा का पठार। ये इधर वाला भाग तो है आंध्रा का पठार, इस दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं आंध्रा का पठार। और जो उत्तर वाला भाग है, इसे बोलते हैं तेलंगाना का पठार। ये है तेलंगाना का पठार। और यहां जो क्षेत्र पड़ता है, इससे सीमा बनाते हुए इस प्रकार से, ये क्षेत्र कहलाता है सीमांध्र। सीमांध्र प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। एक ये बात हम इसमें ध्यान रख लेंगे। और यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है और अनाज की खेती के लिए उपयोगी है। मृदा लाल, और यहाँ पर अनाज की खेती है वो की जाती है। और ये जो मैदान है, ये उपजाऊ प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है ये जो पठारी भाग है, और इसके अंदर जहां नदियां बह रही है वो उपजाऊ क्षेत्र है। तो आज इतना करते हैं। और ये अपना जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग था, ये आज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अपना जो भौतिक प्रदेश के रूप में बचा है, ये बचा है तटीय मैदान। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो तटीय मैदान पढ़ेंगे।